एयर कूल्ड इंजन, ऑयल कूल्ड इंजन और लिक्विड कूल्ड इंजन, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। और जैसा कि इनका नाम बता रहा है, ये अलग अलग टाइप के इंजन कूलिंग सिस्टम है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये अलग अलग कूलिंग टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और साथ ही देखेंगे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हम ये तो जानते हैं कि जब इंजन चलता है तो मैकेनिकल वर्क के साथ साथ हीट भी जनरेट करता है। ऑन एवरेज एक इंजन फ्यूल की लगभग 30% एनर्जी को ही मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर पाता है। बाकी की एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है। अब इस हीट को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इंजन के पार्ट्स पिघल जाएंगे और इंजन सीज हो जाएगा। इसीलिए हमें इंजन कूलिंग की जरूरत पड़ती है। और कूलिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका है एयर। एयर कूलिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें हीट ट्रांसफर का बेसिक प्रिंसिपल समझना होगा। जब भी कोई हॉट सरफेस कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑटोमेटिकली हीट उस सरफेस से एयर में ट्रांसफर होने लगती है। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं, जिसमें हीट एक सॉलिड सरफेस से सराउंडिंग फ्लूइड यानी कि एयर में ट्रांसफर होती है। सरफेस और एयर के बीच जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही फास्ट हीट ट्रांसफर होगी, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर हो पाएगी। यानी सिंपल वर्ड्स में, अगर किसी गर्म ऑब्जेक्ट को जल्दी ठंडा करना है तो हमें उसका सरफेस एरिया बढ़ाना होगा। इमेजिन कीजिए एक प्लेन मेटल शीट, हवा सिर्फ उसके टॉप सरफेस को छूकर निकल जाएगी। लेकिन जब हम उस पर 10 से 15 फिन्स बना देते हैं तो वही हवा हर एक फिन के बीच से होकर गुजरती है। इसी कॉन्सेप्ट को इंजन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। एयर कूल्ड इंजन के सिलेंडर ब्लॉक पर बहुत सारी पतली पतली मेटल की पत्तियां या रिजेस बनी होती हैं। इन्हें ही हम कूलिंग फिन्स कहते हैं। इससे इंजन का इफेक्टिव सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा हवा इन फिन्स से होकर गुजरेगी और उतनी ही जल्दी इंजन की गर्मी बाहर निकल पाएगी। तो हुआ ना ये एक बिल्कुल सिंपल और सस्ता कूलिंग सिस्टम। लेकिन एयर कूलिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं। एयर कूलिंग तब तक ही बेस्ट काम करती है जब तक बाहर की हवा ठंडी हो और एयर फ्लो की स्पीड अच्छी हो। जब बाइक हाईवे पर चलती है तब कंटिन्यूअसली हाई स्पीड एयर फ्लो फिन्स के ऊपर से पास होता है और इंजन इफेक्टिवली ठंडा होता रहता है। लेकिन अगर आप गर्मियों में ट्रैफिक में खड़े हो तो इंजन के फिन्स पर फ्रेश एयर नहीं पहुंच पाती और कूलिंग नहीं हो पाती। और इस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कंबशन एफिशिएंसी, फ्यूल इकोनॉमी और इंजन की लॉन्गेटिविटी पर। यही वजह है कि बड़े और हाई परफॉर्मेंस इंजन सिर्फ हवा पर भरोसा नहीं कर सकते। देखो, हवा इंजन को बाहर से ठंडा तो कर सकती है, लेकिन इंजन के अंदर के पार्ट्स जैसे पिस्टन और वॉल्व्स, जहां तक बाहर की हवा नहीं पहुंच सकती, इन हॉट स्पॉट्स को ठंडा करने के लिए हम उसी चीज का यूज करते हैं जो इंजन में पहले से मौजूद रहती है, इंजन ऑयल। और यही होते हैं हमारे ऑयल कूल्ड इंजन्स। वैसे तो इंजन ऑयल का काम पार्ट्स को लुब्रिकेट करना होता है ताकि फ्रिक्शन कम हो, लेकिन ऑयल एक काम और कर सकता है, वो है इंजन के इंटरनल पार्ट से हीट एब्जॉर्ब करने का काम। लेकिन इंजन ऑयल तो एयर कूल्ड इंजन्स में भी यूज होता है, तो फिर इसमें अलग क्या है? ऑयल कूल्ड इंजन्स में एक एडिशनल कंपोनेंट ऐड किया जाता है, ऑयल कूलर। ऑयल कूलर दिखने में छोटे रेडिएटर जैसा होता है जो जनरली इंजन के फ्रंट में माउंट किया जाता है। जब ऑयल इंजन के गर्म कंपोनेंट्स के कांटेक्ट में आता है तो कंडक्शन के थ्रू हीट एब्जॉर्ब करता है। मतलब यहाँ पर ऑयल सिर्फ लुब्रिकेशन का काम नहीं करता बल्कि हीट कैरियर का काम भी करता है। अब ये गर्म ऑयल इंजन से बाहर निकलकर ऑयल कूलर में जाता है। जब बाइक चलती है तो हवा इस ऑयल कूलर के बीच से होकर गुजरती है और गर्म ऑयल को ठंडा कर देती है। फिर वही ठंडा ऑयल वापस इंजन में चला जाता है। अब इंजन ऑयल की हेल्प से हमने इंजन के इंटरनल पार्ट्स को ठंडा करने का सॉल्यूशन तो निकाल दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। एयर कूल्ड इंजन्स की तरह ऑयल कूल्ड इंजन्स में भी हम कूलर को ठंडा करने के लिए अभी भी बाहर की हवा पर डिपेंड है। और अगर आपकी बाइक एक जगह पर खड़ी है तो कूलर के बीच से हवा पास नहीं हो पाएगी, रिजल्ट ऑयल ठंडा नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें इंजन को एक एग्जैक्ट टेम्परेचर बैंड में मेंटेन करना हो, चाहे ट्रैफिक हो या हाईवे, तो हमें एक एक्टिवली कंट्रोल्ड कूलिंग सिस्टम चाहिए। और यही काम करता है एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम। अब देखो, टेक्निकली ऑयल भी एक लिक्विड है, लेकिन ऑयल की हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। सिंपल वर्ड्स में, सेम क्वांटिटी में वाटर ऑयल से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है।
पुरानी गाड़ियों में कूलिंग के लिए प्लेन वाटर का यूज किया जाता था, जिसमें रेडिएटर में पानी बार बार डालना पड़ता था। इसका रीजन ये था कि उस टाइम पर कूलिंग सिस्टम मोस्टली नॉन सील्ड और नॉन प्रेशराइज्ड होते थे। मतलब रेडिएटर के अंदर का प्रेशर ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता था। और साइंस का एक सिंपल रूल है, नॉर्मल प्रेशर पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। तो उस टाइम के इंजन्स जब गर्म होते थे तो पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचकर बॉयल होना शुरू हो जाता था और फिर पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता था और फिर ये स्टीम एक ओवरफ्लो पाइप के थ्रू बाहर निकल जाती थी। इसी वजह से रेडिएटर का वाटर लेवल धीरे धीरे कम हो जाता था और हमें बार बार पानी डालना पड़ता था। और प्रॉब्लम सिर्फ बॉइलिंग तक लिमिटेड नहीं थी, प्लेन वाटर के साथ रस्टिंग, कोरोजन और लो टेम्परेचर में फ्रीजिंग का रिस्क भी होता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कूलिंग सिस्टम को सील्ड और प्रेशराइज्ड बनाया गया और प्लेन वाटर की जगह यूज किया गया कूलेंट, जो वाटर प्लस कुछ केमिकल्स का कंट्रोल्ड मिक्सचर होता है, जो इसे कोरोजन रेजिस्टेंस और एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। आपने देखा होगा मॉडर्न रेडिएटर कैप्स पर कुछ प्रेशर रेटिंग लिखी होती है। यह आपको बताती है कि रेडिएटर प्रेशराइज्ड है। इस कैप के अंदर एक स्प्रिंग लोडेड प्रेशर वाल्व होती है, जो सिस्टम के अंदर 1 से 1.5 बार तक का प्रेशर मेंटेन करती है। प्रेशर बढ़ने से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशराइज सिस्टम में कूलेंट 120 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में रह सकता है। अब देखते हैं कि आखिर ये कूलेंट इंजन को ठंडा कैसे करता है। तो कूलेंट को यूज करने के लिए इंजन के सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के अराउंड हॉलो पैसेज बने होते हैं, जिन्हें कूलेंट जैकेट कहा जाता है। जब इंजन चलता है तो कंबशन चैम्बर में हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, तो हीट कंडक्शन के थ्रू सिलेंडर वॉल्स तक पहुंचती है। सिलेंडर वॉल के अराउंड जो कूलेंट सर्कुलेट कर रहा होता है वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक वाटर पंप कॉन्टिन्यूसली कूलेंट को सर्कुलेट करता रहता है। गर्म कूलेंट इंजन से निकलकर रेडिएटर तक जाता है। रेडिएटर के अंदर बहुत पतली ट्यूब्स और फिन्स होते हैं। कूलेंट इन ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करता है और हीट कूलेंट से ट्यूब्स में ट्रांसफर होती है और फिर ट्यूब से फिन्स में और फाइनली फिन्स से एयर में कन्वेक्शन के थ्रू डेसिपेट हो जाती है। अगर बाइक मूव कर रही हो तो नेचुरल एयर फ्लो कूलिंग करता है, और अगर बाइक ट्रैफिक में खड़ी है तो उस कंडीशन के लिए इसमें एक रेडिएटर फैन लगाया जाता है, जो रेडिएटर पर कॉन्टिन्यूसली एयर फ्लो करता रहता है। लेकिन इस सिस्टम की एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोल्ड स्टार्ट के टाइम कूलेंट शुरू से ही रेडिएटर में सर्कुलेट करेगा तो इंजन को वार्म अप होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए इस सिस्टम में एक थर्मोस्टेट लगाया जाता है। जब इंजन ठंडा रहता है तो थर्मोस्टेट बंद रहता है ताकि कूलेंट रेडिएटर में ना जाए और इंजन जल्दी ऑप्टिमल टेम्परेचर पर पहुंच सके। जैसे ही इंजन ऑप्टिमल टेम्परेचर पर पहुंचता है, थर्मोस्टेट ओपन होता है और कूलेंट रेडिएटर में सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है। यानी लिक्विड कूलिंग सिस्टम सिर्फ हीट रिमूव नहीं करता, बल्कि इंजन को एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर बैंड में ऑपरेट करने में मदद करता है, फिर चाहे ट्रैफिक हो या फिर हाईवे। तो अब लास्ट में अगर हम इन तीनों सिस्टम्स को कंपेयर करें तो एयर कूलिंग सबसे सिंपल सिस्टम है। कोई पंप नहीं, कोई रेडिएटर नहीं, कोई कूलेंट नहीं, लाइट वेट, लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस। लेकिन ये कम्प्लीटली एयर फ्लो पर डिपेंड रहता है और ट्रैफिक में टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर सकता है। इसीलिए ये सिस्टम मोस्टली कंप्यूटर बाइक्स और लो कंप्रेसर इंजन्स में यूज होता है। ऑयल कूलिंग एक इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है। ये एयर कूलिंग से ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ऑयल इंटरनल हॉट स्पॉट्स तक पहुंच सकता है, लेकिन ये अब भी एयर फ्लो पर डिपेंड है और ऑयल की हीट कैरिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। और फाइनली लिक्विड कूलिंग सबसे स्टेबल और कंट्रोल सिस्टम है, जो हाई परफॉर्मेंस और हाई कंप्रेशन इंजन्स के लिए आइडियल होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपके कोई थॉट्स या सजेशन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।